काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि सर विजन आईएएस का पीटी 365 लेकर आइए, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट के बाद मैं पीटी 365 लेकर आ चुका हूं। आज का सब्जेक्ट है कला एवं संस्कृति। प्रीलिम्स को देखा जाए यूपी पीसीएस या यूपीएससी का, तो कला और संस्कृति से ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछा जाता है। तो पीटी 365 में पूरे एक साल का जो करंट अफेयर्स है वो सारा इसमें कवर किया गया है। तो आज मैं आपको कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ाऊँगा। ऐसे ही मैं और सब्जेक्ट के सीरीज़ लाता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टॉपिक्स पे आते हैं, देख लेते हैं कि क्या है इसमें ख़ास बातें। यहाँ पर विषय सूची दिया गया है, काम की बात शुरू होती है यहाँ से। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले है मूर्ति कला और स्थापत्य कला के बारे में। थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखे। चलिए, तो मूर्ति कला और स्थापत्य कला की बात सबसे पहले हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है उड़ीसा मंदिर स्थापत्य कला, यानी उड़ीसा का जो मंदिर है उसकी जो स्थापत्य कला है वो कैसी होती है। अभी हम जान लेते हैं सुर्खियों में क्यों है। तो हाल ही में कलिंग स्थापत्य कला से संबद्ध उड़ीसा के मंदिर कई घटनाओं के कारण चर्चा में रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं वहाँ के मंदिरों को लेकर, जिस वजह से काफ़ी चर्चा है उड़ीसा मंदिर स्थापत्य कला के बारे में। अन्य संबंधित तथ्य देखा जाए तो लिंगराज मंदिर और इससे संबद्ध 8 मंदिरों को एक विशेष कानून के तहत लाने के लिए उड़ीसा सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था। तो जो वहाँ पर लिंगराज मंदिर है और ऐसे अन्य 8 मंदिर हैं, उसको एक विशेष कानून के अंतर्गत लाना चाहते थे। तो उसमें केंद्र सरकार ने काफ़ी विरोध किया। यहाँ पर उड़ीसा के इस अध्यादेश का विरोध किया केंद्र सरकार ने। ठीक है, अब विरोध क्यों कर रहे थे? विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि यहाँ व्यापक पैमाने पर सौंदर्यीकरण परियोजना के निष्पादन में कुप्रबंधन पाए जाने को लेकर था। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत ही जो 8-9 मंदिर थे उसका सौंदर्यीकरण करना था, तो उसके सौंदर्यीकरण में बहुत सारे कुप्रबंधन पाया गया। इस वजह से केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही थी। अब जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में कि क्या इतिहास है इसका। तो यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी से पूर्वी गंग वंश के प्रथम शासक राजा अनंत वर्मन चोंडगंग देव ने कराया था। ठीक है, तो ये 12वीं शताब्दी में ये बना था। जो उसके प्रथम शासक थे राजा अनंत वर्मन चोंडगंग देव, इन्होंने ही इसका जो है निर्माण कराया था। अब स्थापत्य से संबंधित विवरण देख लेते हैं क्या है। तो जगन्नाथ का मुख्य मंदिर कलिंग स्थापत्य कला शैली से निर्मित है, यानी जो जगन्नाथ का मंदिर है वो कलिंग स्थापत्य कला से निर्मित है। ये चित्र में देख सकते हैं जगन्नाथ मंदिर कैसे है। तो दिन में किसी भी समय मुख्य मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है, यानी दिन में कोई भी समय 12 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, मंदिर की जो छाया है वो ज़मीन पर नहीं पड़ती है। पड़ती कहाँ है? इसकी छाया इस पर पड़ जाती है, इसकी छाया इस पर पड़ जाती है, इसकी छाया इस पर पड़ जाती है। तो एक दूसरे मंदिर के ऊपर पड़ती रहती है, पर ज़मीन पर नहीं पड़ती है। अब देख लेते हैं कि इस मंदिर के अंदर है क्या। तो पवित्र त्रिमूर्ति है, किस किस की? जगन्नाथ की, देवी सुभद्रा की और उनके भाई बलभद्र की। तो 3 मूर्तियाँ हैं जो लकड़ी की बनी हुई हैं। इसके अंदर 3 मूर्तियाँ जो लकड़ी की बनी हैं। मंदिरों पर नक्काशी मुख्य रूप से देवी देवताओं की गई है, यानी जो मंदिर के बाहर में नक्काशी की गई है उसमें देवी देवताएं बनाए गए हैं, उनका ही चित्र बना हुआ है। यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। ठीक है, उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, आप लोगों को पता होगा। इसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। जो जगन्नाथ मंदिर है इसको यमनिका तीर्थ कहते हैं, लोग जाते हैं यहाँ पर तीर्थ करने। अभी देख लेते हैं, प्रवेश द्वार के सामने अरुणा स्तंभ या सूर्य स्तंभ है, यानी प्रवेश द्वार जो है मंदिर का जहाँ पर एंट्री की जाती है वहाँ पर एक स्तंभ है जिसको सूर्य स्तंभ या अरुणा स्तंभ कहते हैं, जो मूल रूप से कोणार्क मंदिर के सूर्य मंदिर में भी है। ठीक है, तो सूर्य मंदिर में भी इस तरह का स्तंभ है। चलिए और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मंदिर है आपका लिंगराज मंदिर। ठीक है, आप चित्र में देख लीजिए, लिंगराज मंदिर है। अब इतिहास क्या है इसका कि यह मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा जो राज्य है उसके भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में यह मंदिर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह भगवान शिव का लिंगराज मंदिर, जहाँ भी लिंग शब्द का प्रयोग हो समझ लीजिए कि शिव भगवान का ही मंदिर है। इसे स्वयं उत्पन्न शिवलिंग कहा जाता है, यानी यहाँ पर लिंगराज मंदिर में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग जो है वो खुद ब खुद निकल के आई है, किसी ने वहाँ पर लगाया नहीं है।
यानी वो स्वयं ही उत्पन्न हुआ है ऐसा माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति केसरी ने 10वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो जो इसके सोमवंशी राजवंश के राजा थे ययाति केसरी, उन्होंने 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। अब 11वीं शताब्दी में राजा लाल तेंदु केसरी ने इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न करवाया था। यानी जब 11वीं शताब्दी आई तो राजा लाल तेंदु थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण संपूर्ण कराया, यानी ख़त्म कराया पूरी तरह से। अब स्थापत्य से संबंधित विवरण देख लेते हैं क्या इसमें। तो यह विशाल मंदिर कलिंग स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्टता यानी सर्वोच्च उत्कृष्टता प्रतिनिधित्व करता है इसमें। यानी जो है कलिंग स्थापत्य कला की जो सबसे बेहतरीन शैली होती थी उसका उपयोग किया गया है लिंगराज मंदिर में। यह मंदिर 4 खंडों में विभाजित है। ठीक है, तो ये जो लिंगराज मंदिर है ये 4 खंड में विभाजित है। 4 खंड क्या हैं, गर्भगृह है, यज्ञशाला है, भोग मंडप है और नाट्यशाला है। ठीक है, तो क्या क्या होता है, गर्भगृह में मुख्य मूर्ति रखी होती है, आपको पता होगा। यज्ञशाला में प्रार्थना वगैरह होता है, यज्ञ वगैरह किए जाते हैं। भोग मंडप में अर्पण के लिए कक्ष है, यानी वहाँ पर आप कोई भी चीज़ वस्तु लाए हैं वो अर्पण कर सकते हैं, रख सकते हैं वहाँ पर। नाट्यशाला में नृत्य के लिए कक्ष बनाया गया है, वहाँ पर बहुत सारे नाट्य प्रस्तुतिकरण होते हैं। तो ये टोटल 4 भाग में बांटा गया है लिंगराज मंदिर को। चलिए अन्य क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की वो भी देख लेते हैं। तो यह मंदिर उड़ीसा में शैव और वैष्णव संप्रदायों के समन्वय का प्रतीक है। यानी शैव और वैष्णव ये हिंदू धर्म के 2 संप्रदाय हैं, तो यहाँ पर ये दिखाता है कि शैव और वैष्णव कैसे वहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, समन्वय उनके बीच में किस तरह है। शिवलिंग को हरिहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ शिवलिंग है उसको हरिहर के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर 4 दीवारी से घिरा हुआ है। इसमें लगभग 50 छोटे मंदिर हैं, इनमें से एक देवी पार्वती को समर्पित है। ठीक है, तो ये जो पूरा मंदिर है वो 4 दीवारी से घिरा हुआ है। ठीक है, इसमें ऐसे छोटे छोटे 50 मंदिर हैं और इसमें एक मंदिर जो है वो देवी पार्वती को समर्पित है। तो ये हो गया आपका लिंगराज मंदिर के बारे में। नेक्स्ट क्या है, कलिंग स्थापत्य कला। अब हम देख लेते हैं कलिंग स्थापत्य कला होता क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि कलिंग स्थापत्य कला से ही सारे मंदिर का निर्माण हुआ है। तो अब कलिंग स्थापत्य कला होता क्या है, तो इसका जो विशेषताएं होती हैं वो नागर शैली की एक उपशैली होती है स्थापत्य कला की जो शैली है। ठीक है, और इसके जो इमारत बनाए जाते हैं वो सैंड स्टोन पत्थर से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कलिंग स्थापत्य कला की विशेषता है कि ये सैंड स्टोन पत्थर से ही बनाए जाएंगे। और अद्वितीय विशेषताएं क्या हैं, यानी जो और किसी अन्य शैलियों में विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं जो इसमें अद्वितीय हैं ये। तो मंदिर के प्रकार हैं रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल। यानी जो मंदिर बनाई जाती है वो इस तरह के देउल पार्ट में बांटा जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर चित्र में खाखरा देउल है, पीढ़ा देउल है, ये गर्भगृह है और ये रेखा देउल है। अब ये देउल होता क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। रेखा देउल, पीढ़ा देउल विष्णु, सूर्य और शिव मंदिरों से संबंधित है। यानी रेखा देउल, पीढ़ा देउल, विष्णु देउल है, ये सूर्य और शिव के जो मंदिर हैं उसमें बनाए जाते थे। ठीक है, और खाखरा देउल जो है वो चामुंडा और दुर्गा मंदिरों से जुड़ा है। यानी चामुंडा और दुर्गा की जो मंदिरें बनाई जाती थी उसमें खाखरा देउल लगाया जाता था। अब खाखरा देउल जो है ये सबसे ऊपरी भाग होता है, यानी इसे नुकीला उठाया जाता है। पीढ़ा देउल जो होता है इस तरह से चौकोर होता है, इसका आधार होता है। गर्भगृह पता ही है आपका, जो मंदिर का बीच वाला भाग होता है जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती हैं। ठीक है, तो और रेखा देउल ये होता है एक समरेखा होती है जिसके उस सारी मंदिरें उसी रेखा पर समानांतर ऐसे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया देउल। अब यहाँ पर जो है विस्तार से दिखाया गया है क्या होता है, ये देख लीजिए। रेखा देउल और खाखरा देउल ये गर्भगृह हैं। पीढ़ा देउल उनमें नृत्य और प्रसाद अर्पण समाकक्ष भोग मंडप शामिल होते हैं। यानी पीढ़ा देउल में ये सारी चीज़ें होती हैं, नाट्य वगैरह होता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से स्मारक बने हुए हैं कलिंग स्थापत्य कला से। तो सूर्य मंदिर बना है कोणार्क का, जगन्नाथ मंदिर भी बना है पुरी में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में और लक्ष्मणेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में। ये सारे जो मंदिर हैं ये कलिंग स्थापत्य कला से बनाए गए हैं। सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और लक्ष्मणेश्वर मंदिर। तो ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीएससी से यूपीएससी में इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये मंदिर जो है
किस स्थापत्य कला की शैली से बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है नया। तो ये है असुरगढ़ सेटलमेंट। तो असुरगढ़ सेटलमेंट जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, क्लियर हो जाए। यहाँ देख लीजिए, असुरगढ़ उड़ीसा की सबसे पुरानी किलेबंदी बस्ती 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। ठीक है, तो एक असुरगढ़ जो है सेटलमेंट मिला है खुदाई के समय, जो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो उड़ीसा की सबसे पुरानी किलेबंदी वाली बस्ती है। ठीक है, जैसे खुदाई के समय हड़प्पा वगैरह मिला था, मोहनजोदाड़ो, ऐसे शहर मिले थे, तो वो तो काफ़ी पुराने थे, पर ये 9वीं शताब्दी का है। असुरगढ़ का उड़ीसा में स्थित है ये। ठीक है, इसे उड़ीसा की प्रमुख किलेबंदी बस्तियों में सबसे पुरानी मानी गई है, बता चुका मैं। पुरातत्वविदों ने इसकी तिथि निर्धारित करने के लिए, अब किसी भी जो है पत्थर का अगर तिथि निर्धारित करना होता है कि ये किस समय का पत्थर है, तो कार्बन डेटिंग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है रेडियो कार्बन तकनीकी। ठीक है, रेडियो कार्बन तकनीकी का उपयोग करते हैं कि ये जो ईंटें हैं जो इसमें प्रयोग की गई हैं, ये कितनी पुरानी है, जो पत्थर है ये कितनी पुरानी है, तो इसी से इसका समय निर्धारित किया गया है। और देख लेते हैं उड़ीसा के अन्य प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में निम्नलिखित शामिल हैं। यानी उड़ीसा के जो अन्य और प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हैं वो कौन कौन से। शिशुपालगढ़ है भुवनेश्वर के निकट, फिर जौगढ़ है, ठीक है, गंजम जिला में है ये भी एक किलेबंद बस्ती है। फिर खलकट पटना है पुरी में, फिर है मणिकटपटना, ये बंदरगाह स्थल है पुरी में। ठीक है, तो ये अन्य और प्राचीन स्थल हैं जो उड़ीसा में हैं, ये सारे याद कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि उड़ीसा के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल इनमें से कौन है, आपको ऐसे ऑप्शन दे देंगे, आपको चुनना रहेगा। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष देख लीजिए क्या ही निकलता है कि सांस्कृतिक विकास क्रम में 3 चरण हैं। लोह युग है, प्रारंभिक ऐतिहासिक का प्राचीर चरण है, फिर उत्तरवर्ती चरण है। क्या क्या चीज़ें थी ये मैंने सारी आपको बता ही दी हैं, आप ऐसे पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंदिर आपका है होयसल मंदिर है ये। ठीक है, अब ये सुर्खियों में क्यों है जान लेते हैं कि वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने हेतु भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर कर्नाटक के बेलूर स्थित चन्ना केशव मंदिर, फिर हलेबीड स्थित होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुर स्थित केशव मंदिर को नामांकित किया गया है। ठीक है, तो ये 3 मंदिर जो हैं इसको नामांकित किया था भारत सरकार ने विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए, इसीलिए ये चर्चा में है। क्या है होयसल स्थापत्य कला, ये देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है कि ये मिश्रित या वेसर शैली हैं। ठीक है, और ये सोप स्टोन अपेक्षाकृत मुलायम पत्थर का प्रयोग किया जाता है। यानी होयसल स्थापत्य कला जब इसमें जो कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो मुलायम पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका काल क्या है 10वीं से 14वीं शताब्दी। होयसल स्थापत्य कला का जो काल है वो 10वीं से 14वीं शताब्दी है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो तारकीय योजना है। तारकीय योजना क्या होता है कि कोई भी वो निर्माण करते थे तो इस तारे के नुमा बनाते थे। इसका जो पूरा नक्शा होता था वो तारे के जैसा होता था इस तरह, तो इसलिए इसको तारकीय योजना की तरह दिखाया गया। ठीक है, अब बारीक नक्काशी, तो इसमें क्या होता था कि देवताओं के आभूषणों में देखा जाता है कि जिसे दीवारों पर सजाया गया है, तो बहुत ही बारीक नक्काशी की जाती थी कि छोटे छोटे आभूषण भी दिखाए जाते थे दीवारों पे, इतनी बारीक नक्काशी होती थी। ठीक है, अब हम नक्काशी की बात करें। निचले भाग पर जानवरों और अन्य वनवासियों तथा उसके ऊपर देवताओं की विशाल मूर्तियों का उत्कीर्णन किया जाता था। तो जो निचली दीवारें होती थीं उसमें जानवर बनाया जाता था। ठीक है, और जो ऊपर का भाग होता था उस ऊपर के भाग में देवताओं का चित्र बनाया जाता था। ठीक है, मूर्तियाँ क्या होती थी कि मंदिर के भीतर की मूर्तियाँ रामायण, महाभारत और भगवत पुराण के दृश्यों को दर्शाती हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो रामायण, महाभारत और भगवत पुराण के दृश्य ही दिखाती हैं। समग्र डिज़ाइन एक दोहरा भवन है। इसमें मंडप के लिए एक बड़ा कक्ष है। यह कक्ष नृत्य और संगीत का कार्यक्रम करने के लिए था। प्रत्येक भवन से पहले एक नंदी मंडप है। ठीक है, तो इसका जो समग्र डिजाइन था वो दोहरा भवन था, जिसमें एक बहुत बड़ा कक्ष होता था जिसमें नृत्य और संगीत का कार्यक्रम होता था।
मंडप कैसे होता था? तो खुले और बंद दोनों मंडप पाए जाते थे। मंडपों में गोलाकार स्तंभ हैं। मंडप की छत पौराणिक आकृतियों और पुष्प आकृतियों से अलंकृत है। ठीक है, तो इसमें खुले और बंद दोनों प्रकार के मंडप होते थे जो गोलाकार होते थे। ठीक है, और पौराणिक आकृतियों और पुष्प यानी फूल जैसा आकृति बनाया जाता था उसमें। अब होयसल मंदिर में विमान भीतर से सरल हैं, हालांकि बाहर से उन्हें भव्य रूप से अलंकृत किया गया है। विमान वह बिंदु है जहाँ सबसे पवित्र स्थल मौजूद होता है। ठीक है, तो ये विमान शब्द जो अभी शुरू में पढ़ा आपने, तो ये वह बिंदु होता है जहाँ सबसे पवित्र स्थल होता है। ठीक है, तो बाहर से तो काफ़ी भव्य दिखाया जाता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही साधारण होते थे। ठीक है, अब इसमें देख लें धार्मिक विषय वस्तु क्या है। यह मंदिर शैव परंपरा का अनुसरण करता है, किंतु इसमें जैन परंपरा की मूर्तियों के साथ साथ वैष्णव और शशक परंपरा की विषय वस्तु भी मिलती है। तो यहाँ पर शैव परंपरा का भी झलक दिखता है, वैष्णव का भी दिखता है और कुछ जैन परंपरा की मूर्तियाँ भी दिखती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं होयसल के मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं। तो मुख्य मंदिर में आपका चन्नाकेशव मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर है और केशव मंदिर है। तो ये मंदिर जो है होयसल स्थापत्य कला से बनाया गया है। अब इन मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। होयसल के पवित्र स्मारक 2014 से ही यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। तो जो होयसल के पवित्र स्मारक हैं वो 2014 से ही अस्थायी सूची में शामिल कर लिए गए हैं। ये संरक्षित स्मारक हैं, इसको संरक्षित किया गया है। इन स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। यानी ये जितने भी मंदिर हैं होयसल के, इसका रखरखाव ASI करती है। ठीक है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। विश्व धरोहर सूची के बारे में जानना है तो आप यहाँ जान लीजिए। विश्व धरोहर सूची विश्व धरोहर स्थलों का तात्पर्य ऐसे स्थलों से है जिन्हें उनके विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो विश्व धरोहर स्थल ऐसे होते हैं जो एक सांस्कृतिक और भौतिक महत्व के होते हैं, तो उसको यूनेस्को द्वारा एक सूची में शामिल कर लिया जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची को अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति इस कार्यक्रम का प्रबंधन एवं संचालन करती है। ठीक है, तो यूनेस्को का जो विश्व धरोहर समिति है वो इसका संचालन करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ 1994 विश्व धरोहर समिति ने एक प्रातिनिधिक, संतुलित और विश्वसनीय विश्व धरोहर सूची तैयार करने के लिए एक वैश्विक रणनीति निर्मित की थी। ठीक है, तो 1994 में इस समिति ने क्या किया कि विश्व में जितने भी सांस्कृतिक महत्व वाली जगह हैं उनको एक सूची में शामिल करने का निर्णय इन्होंने लिया था। इस रणनीति का निर्माण 1972 के कन्वेंशन का अनुपालन करते हुए किया गया था। तो 1972 में कन्वेंशन हुआ था, उसमें जो है ये बात कही गई थी कि ऐसी एक सूची होनी चाहिए जो विश्व की धरोहर को सम्मिलित किया जाए। यह कन्वेंशन विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण से संबंधित था। तो ये जो कन्वेंशन हुआ था वो सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत से थे, जो उनके स्थलों के संरक्षण से संबंधित था, इनको बचाने से संबंधित था। धरोहर स्थल 3 प्रकार के होते हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। यानी कुछ धरोहर स्थल सांस्कृतिक होते हैं, कुछ धरोहर प्राकृतिक और कुछ मिश्रित, यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों होते हैं। भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। ठीक है, तो भारत में टोटल 40 ऐसे स्थल हैं जो विश्व धरोहर में सूची में शामिल हैं, जिसमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कौन कौन सा मंदिर है। तो यहाँ पर चेन्नाकेशव मंदिर है, यह एक कूट अर्थात पवित्र स्थल वाला मंदिर है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, और होयसल मंदिर, केशव मंदिर, ये मंदिर है और ये बताए किसको समर्पित है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना डिटेल बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप देख लीजिए, इस तरह पढ़ लीजिएगा। निर्माण क्या है, स्थापत्य विवरण क्या है, लगभग मैं ऊपर बता ही चुका हूँ सारी चीज़ें, बस यहाँ पर लिस्टिंग कर दी गई है। ठीक है, तो आप ऐसे देख लीजिए। अब होयसल राजवंश आ गया। चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द लेकर आऊँगा इसका, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।